देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। आज विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। इस दौरान पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी मौजूद रहे। अब थोड़ी ही देर में महायुति के नेताओं की बैठक होगी, जिसके बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। यानी अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इसको लेकर पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चेहरा देवेंद्र फडणवीस। अब थोड़ी ही देर में महायुति की बैठक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ फडणवीस की बैठक। अजीत पवार बैठक के लिए दिल्ली से रवाना। वर्षा आवास पर महायुति की बैठक होगी। फडणवीस के साथ शिंदे और अजीत पवार भी शपथ लेंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात कल शाम को भी हो चुकी। लगभग 1 घंटे की मुलाकात दोनों नेताओं के बीच चली और इस बंगले पर पहुंचकर, सीएम आवास पर पहुंचकर मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में होती है और माना ही जा रहा था कि कल ही ऑलमोस्ट अब बातचीत हो चुकी है और जो भी नाराजगियां या जो भी चीजें चल रही थी उसको दूर करने की कोशिश हुई। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई, बात हुई और अब वर्षा आवास पर महायुति की बैठक होने जा रही है। यानी एक पड़ाव पार हो चुका है, दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। उसके बाद तीसरा पड़ाव और चौथे पड़ाव में होगा शपथ ग्रहण, जो कल आजाद मैदान में होगा। और ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त हैं। आकाश जाधव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में हैं। सुशील व्यास प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी जल्दी होंगे। आदर्श उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त हैं। आदर्श जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आखिरकार जो सस्पेंस बना हुआ था 11 दिन तक, वो अब खत्म हो चुका है। पिक्चर एकदम क्लियर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का यहां तक पहुंचने की जो राह थी वो इतनी आसान भी नहीं थी। लेकिन सारे हर्डल्स को पार करते हुए आखिरकार महाराष्ट्र के सीएम का चेहरा देवेंद्र फडणवीस। जी, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फडणवीस साहब को बधाई देना चाहूंगा। राह थोड़ी कठिन थी, बट आप ये मान के चलिए, जैसे पिछली बार भी जो 2 दिन की गवर्नमेंट फडणवीस जी ने बनाई थी अजीत पवार जी के साथ, तो अजीत पवार जी का पूरा समर्थन फडणवीस जी को था। और आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में पिछले जो 2.5 साल की गवर्नमेंट थी उसमें फडणवीस साहब को सबका समर्थन हासिल था। उनसे कोई नेता नाराज नहीं था, कैंडिडेट सिलेक्शन उनका था। मैंने तो ग्राउंड पे महाराष्ट्र में देखा कि जैसे कल्याण पश्चिम देखी हुआ करती है, वहां से नरेंद्र पवार अपक्ष खड़े, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। फडणवीस जी ने उनके घर पर जाके उनको समझाया कि नहीं, ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पार्टी की बात सुननी है, उनको लड़ना पड़ेगा। वहीं मैंने देखा शिवसेना शिंदे गुट के बड़े बड़े कार्यकर्ता, थाने में कार्यकर्ता हुआ करते हैं आपके विजय देशेकर करके, मैंने उनको भी देखा कि उनकी भी जो सहानुभूति थी वो फडणवीस जी के लिए थी कि नहीं, बीजेपी का अच्छा नेता है, इसको हमारे को संभाल के चलना है। एक एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। और आप देखेंगे 2.5 साल में फडणवीस जी का चेहरा उप मुख्यमंत्री का था और वो उप मुख्यमंत्री का जो चेहरा उन्होंने अपने लिए पसंद किया, वो उनकी सिलेक्शन नहीं थी, बट उन्होंने दिखाया कि पार्टी का जो आदेश है वो मैं मानूंगा। तो कहीं ना कहीं ये तो पहले से फाइनल था। 4 दिन की भागदौड़ भले ही हुई, सिलेक्शन लेट हुआ, इतने दिन से कमेटी बनी। ये नाम तो सबको पता था कि फडणवीस जी के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं है जिसमें बीजेपी को अनाउंस करा जाएगा। 1-2 नाम भले ही चल रहे थे, पर वो नाम फडणवीस जी के सामने बहुत छोटे थे जिनको बनाया जाता। तो ये पहले से तय था। और फडणवीस जी का जो मैनेजमेंट था, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद जहां बाकी पार्टियां अपने लिए विभागों का आवंटन कर रही थी, ऐसी खबर थी कि सबको पहले से फिक्स था अब तो महागठबंधन की सरकार आएगी, सब कुछ होगा। फडणवीस जी 2 दिन बाद ही अपनी तैयारी में लग गए थे। उनका सीट सिलेक्शन कौन सी होगी, कौन सी सीट पे बीजेपी को लड़ना है, कैसे तीनों दलों को साथ लाना है, तीनों दल को साथ मिलकर कैसे लड़ना है, वो उन्होंने अगले दिन से काम शुरू कर दिया था। और उसी काम का उनको इनाम मिला है कि फडणवीस जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस करा गया। और उसका कोई विरोध मेरे ख्याल से तो बीजेपी में अंदर खाने कहीं था नहीं, और कोई नेता मैंने महाराष्ट्र में इतना बड़ा देखा नहीं जो उन्होंने करा। अनिरुद्ध जी, पहले तो शुभकामनाएं। अब आखिरकार आप लोग की सरकार बनने जा रही है, सस्पेंस भी खत्म हो चुका है, लेकिन ये इतना वक्त क्यों लगा? बार बार लोग पूछ रहे हैं। आप तो इतने अच्छे खासे नंबर के साथ इस बार आए, इतिहास रच दिया महायुति ने, उसके बाद भी इतना इंतजार क्यों? बात तो पहले से हो चुकी थी, फिर भी देरी क्यों हो गई? देखिए पूजा जी, आज जब ये खबर आई तो इत्तेफाक से मैं भारत 24 ही देख रहा था और मुझे ऐसा विश्वास है शायद आप ही ने शायद न्यूज ब्रेक किया। कई लोग हम लोग बैठे हुए थे तो देखा कि देवेंद्र फडणवीस जी, देखिए देवेंद्र जी का व्यक्तिगत रूप से तो मैं बहुत हर्षित हूं क्योंकि वो हम लोगों की युवा मोर्चा के सीनियर रहे हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम लोगों के वरिष्ठ रहे युवा मोर्चा में। वो तो जाहिर सी बात है, कोई एक सस्पेंस नहीं था कोई भाई। हम क्योंकि इतनी बड़ी कोई जल्दी, एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां थे ही शिंदे साहब, और 2.5 साल अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। ये पता आपको जो सस्पेंस की बात हम लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं अनिरुद्ध जी? क्योंकि कई बार आप लोग अपेक्षा से परे फैसले ले जाते हैं। मतलब जो अनुमान लगाते हैं आप उससे आगे निकल जाते हैं। महाराष्ट्र की थोड़ी चीजें अलग हैं, पर आप छत्तीसगढ़ उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब अपेक्षा से परे आप लोग फैसले लेते हैं, इसलिए हम सस्पेंस की बात करते हैं।
नहीं, देवेंद्र जी, आप एक देखिए, देवेंद्र जी के साथ साथ अगर काम करने का जिन जिन लोगों को मौका मिला, वो शुरू से, जब से वो युवा मोर्चा में रहे, बड़े संगठन के बड़े मतलब सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उनको संगठन की अच्छी समझ है, लंबे टाइम से संगठन में काम किए हैं। उनको क्या मिलती, क्या जिम्मेदारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलती, क्या नहीं मिलती, वो उसे सिरधार्य करता, उसको वही जिम्मेदारी जो मिलती है। वो कभी ये नहीं कहता मैं इस पद पे हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हमेशा ही कहता है मेरे पास ये दायित्व, हमारे पास कर्तव्य है। महाराष्ट्र में महायुति ने मिलकर चुनाव लड़ा और मैसिव उनको वहां पे विक्ट्री मिलती है। और जो योजनाएं वहां पे चालू की गई पिछले 5 वर्ष में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, उसके बाद में आदरणीय शिंदे साहब के नेतृत्व में, वो सारी योजनाएं देखिए, लोगों को लगा, महसूस हुआ, धरातल पे उतरा, तब उनको जाके सस्पेंस ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बिल्कुल कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, महायुति में साथ मिलकर 2.5 साल सरकार चलाए। आने वाले साल में हम लोग 5 वर्ष चलाएंगे, 2029 का लोकसभा जीतेंगे, बीएमसी का चुनाव जीतेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग वहां सरकार में रिपीट करेंगे। ठीक है हम आकाश लोगों यादव के जी, बीच में कोई सर मैं एक बार आती हूँ कंफ्यूजन आपके नहीं पास। आकाश जी ये कह रहे हैं कि इसको कहते हैं साहब एकजुटता। हमने एकजुटता के एग्जाम्पल्स कई बार सेट किए, एक बार फिर से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, चलो आखिरकार 12-13 दिन बाद जनता द्वारा चुने गए विधायकों द्वारा बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। और देवेंद्र फडणवीस जी को मैं आपके माध्यम से एक सेकंड बस, शिवसेना यूपीटी से भी जुड़ गए सुशील व्यास, आपका भी स्वागत है जी। आकाश जी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। सुशील जी शायद यूबीटी से नहीं, शिवसेना से ही प्रवक्ता हैं, जहां तक मुझे वही गलती दिखा रहे हैं। यूबीटी से नहीं है, वो मूल शिवसेना के प्रवक्ता हैं। ठीक है सुशील व्यास जी, जरा टीम इसको प्लीज ठीक कीजिएगा। मैं आती हूँ सर, आकाश जी बात पूरी कीजिएगा। हाँ पूजा जी, देखो महाराष्ट्र को आखिरकार 3M CM मिलने वाला है। ATM मशीन, EVM मशीन और गवर्नमेंट मशीनरी द्वारा चुना हुआ CM कल मिलने जाने वाला है, ऐसा आपके द्वारा पता चल रहा है। कल 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। हाँ, ग्रैंड फंक्शन होगा। ग्रैंड फंक्शन में कल मुख्यमंत्री जी, 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, ऐसा खबरें आ रही है, जो अभी पता नहीं उसके अंदर वास्तविकता क्या है। मेरा मानना यह है, या मेरी सूचना है महाराष्ट्र का नागरिक होने के नाते, जब इतना बड़ा फंक्शन भाजपा करने वाली है, पहले से इतनी देरी हो गई, तो इनको मंत्रिमंडल गठन करने में क्यों देरी हो रही है? क्या आज एकनाथ शिंदे अपने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है, सर्वोच्च नेता है, अजित पवार अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उनके पास जो विधायक है वो पहले से वही है, जो नए चेहरे तो कोई आने वाले नहीं। बीजेपी के स्वयंभू नेता अभी देवेंद्र फडणवीस जी बनी गए। देखिए, आप मेरे मित्र अंजुम सिंह जी कह रहे थे कि उनका ही चयन होना था, और आपने कहा कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग बातें हुई है। महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय सरसंघचालक प्रमुख मोहन भागवत जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की RSS पूरी तरीके से देवेंद्र जी के साथ थी, नहीं तो यहाँ अपने मध्य प्रदेश के जैसा, राजस्थान के जैसा कुछ फैसला हो सकता था। इसका जवाब तो अनुज जी, फिर मैं जल्दी से और जो हमारे मेहमानों के पास जाऊंगी। अनुज जी देखिए, बस मैं 2 बात बोलूंगा। बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें देरी हुई, उसमें देरी। हरियाणा के अंदर आज 55वां दिन है, चुनाव हो गए हैं, सरकार बन गई, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस नहीं तय कर पाई है। जब जनरल इलेक्शन हुए तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में कितने भी कांग्रेस को कितना समय लगा, और इनके इंडिया अलायंस को सबको पता है। दूसरी चीज है कि अगर नांदेड़ में चुनाव जीतते हैं, वायनाड में चुनाव जीतते, तो क्या वहां पे कुछ गड़बड़ी और कुछ घोटाला करके जीते थे क्या चुनाव? तो ये सब चर्चा बेबुनियादी होते, मौसमी बहाने करने। मेरे कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे थे, मौसमी बहाने इसे कहते हैं। तो जब मौसमी बहाने, भाई राजीव गांधी जी का तो क्लिप आया कि क्या कहते हैं, अगर 4% वोट बढ़ता है तो कैसे 86 सीट हो गए, बैलेट पेपर में घपला हो जाता था, घोटाला। आपातकाल क्यों लगा था? आपातकाल इसीलिए लगा था क्योंकि चुनाव में रिगिंग का आरोप लगा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर, यानी कि बैलेट पेपर का धांधली में आरोप लगा था। तो जाहिर सी बात है मौसमी बहाने। अब वो समय बीत गया है, इंजॉय करिए। आप विपक्ष कम से कम नेता चुनने की तो आपके पास क्षमता है नहीं, क्योंकि इतने कैंडिडेट आपको मिले नहीं। आप ये विचार करिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन कहां से चुनेंगे आप, क्योंकि उद्धव जी शायद समर्थन भी वापस ले ले साथ में। जल्दी से इसका जवाब, बीएमसी का चुनाव साथ में लड़ेंगे नहीं। सुशील जी के पास जाना जल्दी से। सर ये तो मीठा गप और कड़वा थू हुआ। अगर आपकी सरकार जेएमएम में बन जाती है तो वहां पर ईवीएम ठीक है, वहां पर मशीनरी ठीक है, वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां पर आप नहीं जीतते वहां पर ईवीएम में खराबी आती है। इलेक्शन कमीशन आपको 100 बार फटकार लगा चुका है इस मामले में। कहता है भैया आप क्यों आरोप लगाते हैं? फटकार से एज इन कि आपको 20 बार समझा चुके हैं कि आप बेबुनियाद बातें करते हैं।
इलेक्शन कमीशन वीवीपैट के सब ये गिनवा दे, पर्चियां गिनवा दे, इलेक्शन कमीशन बैलेट पे लेके जाए देश को। क्या हर्ज है इलेक्शन कमीशन को जब इतना पर आकाश जी, इसका जवाब दीजिए सर। एक सेकंड, बार बार आप लोग यही रोना शुरू कर देते हैं कि ईवीएम में खराबी। जहां आप जीतते हैं वहां पर ईवीएम आपके लिए कैसे परफॉर्म करती है सर? देखिए, ये इनका एक स्क्रिप्टेड ये है कि कोई छोटा राज्य हमें जिता देते हैं और बड़ा राज्य जो इनकी वहां पे जरूरत होती है। देखिए, ये तो यूपी क्या छोटा राज्य है क्या? यूपी एक छोटा राज्य है? तो यूपी एक छोटा राज्य है क्या? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में छोटा राज्य है क्या? जब आपको बढ़त मिलती है, जब यूपी में वहां समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती है, वहां पे वो छोटा राज्य है क्या? इनको देने वाली है पूजा जी, ये सब सवाल के जवाब जनता ही इनको देगी। सर, जनता आपको जवाब दे रही है सर। सुशील व्यास जी, देखिए, देश के अंदर जब सुशील व्यास जी भी देंगे आपको इसका जवाब। सुशील व्यास जी, मैं इनका जवाब देना आकाश जी का। हाँ जी, आकाश जी कह रहे हैं कि ईवीएम है आपको जिताने वाली, जनता नहीं। पूजा जी, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 नवंबर को फैसला दिया है कि ईवीएम की तकनीक में कोई खराबी नहीं है और ये बार बार प्रूफ हो गया है कि ईवीएम के माध्यम से किया जाने वाला मतदान सही है। कोई कारण नहीं कि हम बैलेट पेपर पे लौटें। अब जो आकाश जी कह रहे थे छोटा राज्य जिता देते हैं, बड़ा राज्य हरा देते हैं, आकाश जी बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ये जिस दिन मतगणना हुई उसमें कुछ 3 उपचुनाव कर्नाटक के में भी हुए। कोई छोटा राज्य नहीं है कर्नाटक, जहाँ आपका राज है, आपकी सत्ता है, और वो तीनों विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जो हाई प्रोफाइल थे। 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे लड़ रहे थे जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, वो हारे। तो आप उस समय ईवीएम सही था क्या कर्नाटक में? वो ईवीएम बाई इलेक्शन में तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुन लेते हैं वन बाय वन। आकाश जी, ऐसे क्या है, फिर बात नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं। वन बाय वन बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, बेंगलोर में जो ईवीएम था वो सही था क्या? जब जो दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे हार गए उपचुनाव में, तो वो ईवीएम सही है क्योंकि वहां आप जीत रहे हो। बाय इलेक्शन में तो हम जीतते जा रहे हैं। अभी तक का इतिहास रहा है 2014 के बाद जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं हम जीतते हैं, क्योंकि बाय इलेक्शन में आप धांधली करते नहीं है। आप जब पूरी तरीके से ये करते हैं तो बाय इलेक्शन में तो आप करते ही नहीं है। ये तो कांग्रेस हमेशा से जीतती है ये बाय इलेक्शन। लेकिन सिर्फ बाय इलेक्शन आपके लिए थोड़ी हुए और पार्टी के लिए भी तो हुए ना आकाश जी। और ईवीएम से हम लोग हार जाते हैं। देखिए, पोस्टर में है आज हम जहां आपकी सरकार बनती है वहां पर आप कहते हैं कि यहाँ सब ठीक है, जहां पर आपकी सरकार नहीं बनती वहां पर आप शिवसेना या फिर और बाकी पार्टी को घेरते हुए ईवीएम पर वो फोड़ने लगते हैं पूरा ठीक रहा। पूजा जी, आकाश जी की बात को मैं अगर मान लूं तो उत्तर प्रदेश के 7 जगह जो विजय हुई और वहां पे विपक्ष इनके ऊपर आरोप लगा रहा है ईवीएम को मैनेज करने का, तो क्या वो अपन शब्द वापस ले रहे हो क्या? आप वो आरोप वापस ले रहे हो क्या? नहीं, आप कहते हो ना उपचुनाव में मैनेज नहीं होता, तो आप वो अपने आरोप वापस ले रहे हो क्या? आज इस टीवी पे बैठ के कह दीजिए भारत 24 पे कि आप वो आरोप वापस ले रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम मैनेज हुआ उपचुनाव में। आप कहते हो उपचुनाव में मैनेज नहीं होता, तो आपकी बात कोई मान लेते चलिए, तो आप कोई जिम्मेदारी से कोई सब बयान दीजिए। इसका क्या जवाब है आकाश जी? देखिए, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो खड़े हुए हैं देश के अंदर। आज पोस्टल के अंदर हम लोग आगे है, ईवीएम में हम लोग पीछे हो जाते हैं। आज 8% से वोटिंग बढ़ी है, तो बहुत सारी मैनेजमेंट तो है और सवाल पैदा हुए और जनता के मन में सवाल है और इसको लेके एक जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। पूजा जी, देखिए, देश के अंदर अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ये लोग ही है जो विरोध कर रहे हैं। सर, एक काम करते हैं कि आप अपना आंदोलन शुरू कीजिए ईवीएम पर और आप लोगों को इकट्ठा कीजिए कि बैलेट पेपर और ईवीएम में आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। तो भी अगर आपको ऐसे भरोसा नहीं तो जनता बता देगी कि जनता को किस सिस्टम पर ज्यादा भरोसा है। के अंदर मारकवाड़ी एक गांव है, उसमें ये प्रक्रिया हुई थी लेकिन प्रशासन द्वारा दबा दी। बाद में क्या हुआ वो मान गए ना सर? बाद में क्या हुआ? प्रशासन द्वारा दबाव लाया, बाद में वो मान गए ना सर? प्रशासन द्वारा दबाव लाया गया। अगर वहां खुला होता तो ओपनली वो करते। ठीक है, अनिरुद्ध जी जल्दी से फिर एक बार आदर्श कुछ कहना चाह रहे हैं। जब कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्तागण किसी भी डिबेट में ईवीएम पे चर्चा करते हैं तो एक कार्टून चलता लाल टमाटर बड़े मजेदार, उसको सुन के बड़ी हंसी लगती है। उसी तरीके से ये लोग जब बोलते भाई नांदेड़ के अंदर 6 विधानसभा में जीतते, लोकसभा में चुनाव हारते हैं, देख लीजिए। दूसरी चीज, सुप्रीम चुनाव आयोग ने बार बार कहा टेम्पर करने के लिए आप चले जाइए। अरे आप एक काम करिए,
आप लोग एक काम करिए, जब इलेक्शन कमीशन बुलाता तो उसमें जाइए और कहिए जंतर मंतर पे मशीन लेके आ जाए, हम टेम्पर करके दिखा देंगे। आप उसमें से आप लोग भाग जाते हैं। दिक्कत क्या है कि मूड ऑफ नेशन, आकाश भाई, मूड ऑफ नेशन आपकी पार्टी नहीं समझ पा रही है। मूड ऑफ नेशन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ईवीएम पे नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बार बार हालत करेंगे। आप मूड ऑफ नेशन आदर्श जी कुछ समझिए कहना ना। चाह रहे थे। आदर्श जी, अपनी चर्चा पर हम वापस लौट रहे हैं। आदर्श जी की तरफ हम जा रहे थे। आदर्श जी बात पूरी कीजिएगा, फिर व्यास जी मैं आपके पास आऊंगी। मेरे पास एक सवाल है आपको लेकर कि आखिर सरकार बनाने में इतनी देरी क्यों हुई? जीत इतनी बड़ी हुई तो जो नाम का ऐलान होना चाहिए था, जो शपथ ग्रहण होना चाहिए था, वो बहुत वक्त रहते होना चाहिए था, लेकिन इतनी देरी क्यों हो गई? मैं इस सवाल के ऊपर आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले आदर्श जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपका सवाल है सरकार बनाने में देरी क्यों, ये तो क्लियर था जिस दिन बीजेपी का मैंडेट आया, बीजेपी के पास जो मैंडेट आया उस दिन क्लियर था बीजेपी मुख्यमंत्री से कुछ कम लेने नहीं वाली। बीजेपी की जो सीट थी वो क्लियर था और अजीत पवार का जो सपोर्ट था वो बीजेपी के पास क्लियर था। तो ये जो सरकार बनाने में जो खींचतान हुई है, कहीं ना कहीं हर नेता अपने लिए ट्राई करता है, बट ये तो और जैसे कुछ दिन पहले शिंदे साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस करके कहा मैं पूरा बीजेपी के साथ हूँ, तो दूसरा ऑप्शन उनके पास आनी, घूम फिर के उनको बीजेपी को सपोर्ट करना ही था। बट मैं आकाश जी से पूछना चाहूंगा, आकाश जी जब आपको लोकसभा में सफलता मिली उसके बाद आपके नेता महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना चाहिए। आप लोग महाराष्ट्र के ग्राउंड से जो मेहनत लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे थे ना, आप लोग वहां से गायब हो गए थे। आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, आपके मैनेजमेंट नहीं थे, और बुरा मत मानिएगा आपके कुछ नेताओं के लिए ना तो कांग्रेस सिर्फ मुंबई रीजन के लिए है। ये लोग महाराष्ट्र में जानते भी नहीं होंगे महाराष्ट्र में कौन कौन सी जगह है। मैंने चुनाव को ग्राउंड पे देखा है, कांग्रेस का एक बैनर चुनाव से पहले नजर नहीं आता था, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता चुनाव से पहले नजर नहीं आता था। आप लोग खाली चुनाव, जल्दी से इसका जवाब आकाश जी, जल्दी से इसका जवाब। आदर्श जी, 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, हम विदर्भ पूरा जीते, हम मराठवाड़ा जीते, आप क्या बात कर रहे हैं कि कांग्रेस? वही तो ये सवाल पूछ रहे हैं सर, ये वही तो सवाल पूछ रहे हैं कि लोकसभा में जो आपने बढ़त हासिल की वो विधानसभा में गायब क्यों हो गई? लेकिन एक सेकंड, मेरा व्यास जी से पूरे शो में एक सवाल था, मैं सर वापस लौट रही हूं सबके पास में। व्यास जी, आखिर इतनी देरी क्यों हुई? पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि वो डिप्टी सीएम पद अपनाने को तैयार है, तो फिर शिंदे साहब को इतनी देर क्यों लगी इस बात को मानने में? पूजा जी देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं उपाध्याय जी की बात को भी सुन रहा था। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, अगर सर 30 सेकंड है सर, प्लीज कम शब्दों में अपनी बात को प्लीज पूरा कीजिएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर कोई बात उठाते हो शिंदे जैसे मजबूत नेता पे, तो उसकी नीति और नीयत को भी समझ लीजिए। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके नेतृत्व में 2.5 साल मजबूती से सरकार चली, और ये तय हुआ था कि चुनाव के बाद तीनों दल के नेता जो गठबंधन में हैं आपस में बैठ के नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो इस प्रक्रिया को समय लगता है। मुझे बताइए, शिंदे जी के नीति नीयत पे बात करने वाले एक भी बयान बता दें शिंदे जी का, या एक उनका कदम बता दें जो गठबंधन के नियमों के या गठबंधन धर्म के खिलाफ हो। हमेशा उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो नाम तय कर देंगे उसको हम मुख्यमंत्री के रूप में मान लेंगे। अब वो नाम आज सुबह 11 बजे बीजेपी ने तय किया है, तो शिंदे जी कहां से बना देते? जाके शपथ दिलवा देते किसी को। जब सुशील जी, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, पर मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। शिंदे जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो शिंदे जी पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता। पर सर आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, यही सबसे बड़ी बात आती है कि आप ये कह रहे हैं कि इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय एकनाथ शिंदे को जाता है। फिर आरएसएस और बीजेपी क्या कर रहे थे वहां पर? ये आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए सर। आपकी बातों, मैं तो सिर्फ आपकी बातों का सार बता रही हूँ कि आपकी बातों का सार यही था। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए। आप जनता को तय करने देते हैं सर, आप जनता को तय करने देते हैं कि जनता आपकी बात के क्या माने निकाले। मेरे पास वक्त की कमी है सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया व्यास जी, बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि सरकार का गठन होने जा रहा है और अब चेहरा क्लियर हो चुका है। शपथ ग्रहण की बारी है, उसी का इंतजार है और महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है।